हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से यह गंगा नदी जो है यह काफी महत्वपूर्ण भी है और यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और आज हम लोग जो है इसी नदी के बारे में और इनके सहयोगी नदियों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए हम दो डायग्राम का प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला डायग्राम जो कि गंगा की उत्पत्ति के बारे में होगा कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है और यह किस प्रकार से गंगा का नामकरण हुआ और कहाँ पर हुआ। इसके बाद दूसरे डायग्राम में हम समझेंगे कि गंगा निर्माण के बाद जो है वह किस प्रकार से गति करती है, कैसे आगे बढ़ती है और किस किस जगह से पास करती है तथा इनकी प्रमुख सहयोगी नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से जानते हैं कि कौन सी दो नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसमें आपको याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा यह दो ऐसी नदियां हैं जो आगे चलकर दोनों मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। और इन दोनों नदियों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे इसके बारे में क्या खास बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भागीरथी नदी की। यह भागीरथी नदी जो है गंगा का ही नाम है और गंगा यानी देवप्रयाग में यह गंगा के नाम से जाना जाता है और इससे पहले जो है यही गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा का देवप्रयाग से पहले जो नाम है वह क्या नाम है, तो वह भागीरथी है। और यह भागीरथी नदी जो है यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गंगा का जो उद्गम क्षेत्र है वो है गंगोत्री हिमनद। तो चूंकि गंगा का ही नाम भागीरथी है और यह पहले भागीरथी के नाम से ही जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इसलिए कह सकते हैं कि भागीरथी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है गंगोत्री हिमनद। तो यह भागीरथी ही आगे चलकर अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग के बाद जो यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इसी भागीरथी नदी पर एक महत्वपूर्ण डैम है जो आपको याद रखना है। इसका नाम है टिहरी बांध। इस बांध को आपको याद रखना है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बांध है टिहरी बांध और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। यह आपको याद रखना है और कहाँ पर है, तो भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड में है। यह उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद दूसरी जो नदी है यह है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही गंगा का निर्माण करती है। तो भागीरथी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही है कि यह जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इस नदी पर जो है एक डैम है, बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध और यह उत्तराखंड राज्य में है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद अलकनंदा के बारे में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो यह अलकनंदा नदी जो है यह सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो यह सतोपंथ हिमनद से है और जब यह आगे बढ़ती है यानी सतोपंथ हिमनद से नीचे उतरती है और बहना शुरू करती है, तो आगे में एक स्थान इसका नाम है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में इनकी एक सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। आपको याद रखना है कि अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से निकलती है और इसकी कुछ सहायक नदी है जिनके बारे में हम अभी जान रहे हैं। तो सबसे प्रमुख पहला सहायक नदी है वो है धौली गंगा और ये कहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, तो विष्णुप्रयाग में। इसके बाद आगे एक और नदी जो है आकर मिलती है और यह नंद प्रयाग में मिलती है। इसका नाम है नंदाकिनी। यानी अलकनंदा की दूसरी सहायक नदी है नंदाकिनी जो कहाँ पर मिलती है, तो नंद प्रयाग में आकर मिलती है। इसके बाद तीसरी सहायक नदी है पिंडार गंगा, जिसे पिंडार के नाम से भी जानते हैं और यह नदी कर्ण प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नदी और है मंदाकिनी। यह मंदाकिनी नदी भी आकर जो है अलकनंदा से मिल जाती है और यह रुद्रप्रयाग में। तो इस प्रकार से सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली जो अलकनंदा नदी है इसकी चार प्रमुख सहायक नदी है। धौली गंगा जो कि विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर मिलती है, पिंडार गंगा जो कि कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है, इसके बाद मंदाकिनी जो कि रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है। तो दोस्तों, यह आपको जो है नदी का नाम, सहायक नदी का नाम याद रखना है। साथ ही साथ यह जो सहायक नदी है जिस स्थान पर आकर मिलती है अलकनंदा नदी से, यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों बहते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, देवप्रयाग में ही दोनों का मिलन होता है और इस मिले हुए रूप को ही हम गंगा के नाम से जानते हैं। यानी जब अलकनंदा और भागीरथी
अलकनंदा और भागीरथी जो है सम्मिलित रूप से देवप्रयाग से आगे बढ़ना शुरू करती है तो यह गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब यह गंगा नदी जो है आगे बढ़ना शुरू करती है देवप्रयाग से, तो आगे में एक स्थान हरिद्वार से जो है यह मैदानी भाग में उतर जाती है। यानी हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ तक यह पर्वतीय भाग में बहती है। इसके बाद हरिद्वार के बाद जो है यहाँ पहाड़ी मार्ग को छोड़कर यह मैदानी मार्ग में आ जाती है। तो यह आपको याद रखना है कि गंगा जो है इसका उद्गम जो है वह गंगोत्री हिमनद है और यह पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावे इसकी एक और नदी है जिसके मिलने से यह गंगा कहलाती है और वो है अलकनंदा और यह सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है। और जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही देवप्रयाग में मिलती है और सम्मिलित रूप से आगे बढ़ती है, इसे गंगा के नाम से जानते हैं। और यह हरिद्वार के बाद जो है मैदानी भागों में उतर जाती है और मैदानों में बहना शुरू कर देती है। तो यह जो है गंगा नदी के बारे में, उद्गम के बारे में हमने जान लिया। अब दूसरे डायग्राम के माध्यम से हम जानेंगे हरिद्वार के बाद जो है वो किस प्रकार से यानी कैसे बहती है और किस रास्ते से बहती है तथा रास्ते में कौन कौन सी सहायक नदी आती है और कौन कौन से प्रमुख राज्यों को वो पार करती है। अब हम इस दूसरे डायग्राम के माध्यम से गंगा के अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे और वह किन किन शहरों से, किन किन राज्यों से होकर बहती है तथा इनके सहायक नदी कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि गंगा, अभी हमने पढ़ा था कि हरिद्वार के बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है, यानी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से यह जानी जाती है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। यह आपको याद रखना है कि गंगा की सबसे सहायक बड़ी नदी जो है वह है यमुना नदी। और यह यमुना नदी जो गंगा से आकर मिलती है यह प्रयागराज में, यानी प्रयागराज स्थल में जो है यह गंगा और यमुना का मिलन होता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है और यहाँ से गंगा यमुना दोनों मिलकर साथ साथ बहना शुरू करती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना और गंगा से यमुना आकर मिलती है प्रयागराज में, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं और यह उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। इसके बाद गंगा की अगली जो सहायक नदी है वो है रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और यह जो है कन्नौज में आकर मिलती है गंगा से। यानी रामगंगा जो कि गंगा की सहायक नदी है यह कन्नौज में आकर गंगा से मिलती है और साथ साथ बहना शुरू करती है। इसके अलावे अगला जो सहायक नदी है वो है गोमती और यह गोमती नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में ही गाजीपुर में आकर गंगा से मिलती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि यह रामगंगा और गोमती दोनों ही नदी जो है उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है गंगा से, जिसमें कि कन्नौज में आकर मिलती है रामगंगा और गाजीपुर में गोमती, और यह दोनों ही नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है गंगा से। इसके बाद गंगा की जो अगली सहायक नदी है वो है घाघरा। घाघरा जो है यह गंगा की सहायक नदी है और यह जो है छपरा यानी बिहार में आकर जो है गंगा से मिल जाती है। यह आपको याद रखना है, घाघरा नदी जो है छपरा बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा जो अगली सहायक नदी है वो है गंडक। यह गंडक जो है यह गंगा नदी से आकर मिलती है हाजीपुर में। यह आपको याद रखना है कि गंडक नदी गंगा से कहां पर मिलती है, तो हाजीपुर में। इसके बाद अगला जो सहायक नदी है ये है कोसी और यह कोसी नदी जो है भागलपुर के पास आकर जो है गंगा से मिलती है। इस कोसी नदी को आपको याद रखना होगा कि यह कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहलाता है, क्योंकि बिहार में मानसून के समय जो है इसी नदी से बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। और यह कोसी नदी भागलपुर के पास आकर गंगा से मिलती है। इसके अलावा एक और सहायक नदी है जो कि नीचे से आती है और वह है सोन नदी। यह दक्षिण तरफ से जो है आती है और गंगा में मिलती है और यह जो है पटना के पास जो है गंगा से मिलती है। यह आपको याद रखना है कि सोन नदी दक्षिण भाग से निकलती है। यह अमरकंटक चोटी जो कि भैकाल पहाड़ी पर है और यह मध्य प्रदेश में है, तो यहीं से यह निकलती है दक्षिण से, और यह दक्षिण से होते हुए जो है आकर
गंगा में मिल जाती है। और यह एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो कि दक्षिण दिशा से आकर गंगा में मिलती है और यह पटना के पास आकर मिलती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सोन की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम रिहंद है। इसके अलावा हमने जो भी घाघरा के बारे में पढ़ा जो कि यहाँ पे छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, तो यह घाघरा नदी का भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है शारदा। और यह शारदा नदी जो है यह उत्तराखंड और नेपाल को अलग करती है, यानी उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश की सीमा बनाती है शारदा नदी। और यह किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हमने गंगा की सहायक नदी के बारे में जाना। इसे एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। तो गंगा नदी जो कि हरिद्वार के बाद जो है गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी जो कि प्रयागराज में आकर मिलती है। इसके बाद दूसरी सहायक नदी है रामगंगा, यह कन्नौज में आकर मिलती है। इसके अलावा अगला जो है वो है गोमती और यह गाजीपुर में आकर मिलती है गंगा से। इसके अलावा घाघरा नदी जो कि छपरा में आकर मिलती है। गंडक नदी जो कि हाजीपुर में आकर मिलती है। कोसी नदी भागलपुर के पास आकर मिलती है और सोन नदी जो कि पटना के पास आकर मिलती है। इसके अलावा घाघरा की सहायक नदी है शारदा और सोन की सहायक नदी है रिहंद, यह आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अब यमुना की सहायक नदी की। तो यह गंगा की कुछ सहायक नदी हो गई। अब हम यमुना की सहायक नदी की बात करते हैं। तो यमुना की सहायक नदी जो है पहला है चंबल, दूसरा सिंध, तीसरा बेतवा और चौथा केन। यह आपको याद रखना है कि यमुना नदी की भी 4 सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये गंगा और यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में हमने जाना कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और इस गंगा और यमुना की जो भी सहायक नदी है उनके बारे में हमने जान लिया और कहाँ पर आकर वो गंगा से मिलती है वह भी हमने जान लिया। तो आपको याद रखना है कि गंगा की जो 2 सहायक नदी है रामगंगा और गोमती, यह दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद घाघरा, गंडक और कोसी तथा सोन, यह चारों ही नदी जो है बिहार में आकर मिलती है गंगा से। तो यह भी आपको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं कि गंगा किनारे बसे हुए कुछ शहरों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक प्रमुख शहर की जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है और यह है कानपुर। यह उत्तर प्रदेश में है कानपुर और यह गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है और यह जो है रामगंगा और गोमती के मध्य में है। इसके अलावा जो गोमती नदी है गंगा के सहायक नदी, तो गोमती के ही पास में एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है लखनऊ। यहाँ पर लखनऊ शहर जो है यह गोमती नदी के ही किनारे है जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद एक और खास शहर में याद रखना है, ये है वाराणसी। यह है वाराणसी, यह भी जो है गंगा किनारे ही बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है गंगा किनारे बसे हुए शहर के नाम जो है वो है कानपुर और वाराणसी। और लखनऊ जो है यह गंगा की सहायक नदी गोमती के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद यमुना के किनारे भी कुछ प्रमुख शहर है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रमुख शहर है जो कि भारत की राजधानी है, वो है दिल्ली। और इसके बाद चंबल के बाद जो है एक प्रमुख शहर है यहाँ पर आगरा। तो यह भी आपको याद रखना है कि यमुना के किनारे 2 प्रमुख शहर है, एक दिल्ली और दूसरा आगरा। तो यह जो है गंगा और यमुना तथा उनकी सहायक नदी और उनके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर के बारे में हमने जाना। इसके बारे में जो एक और खास बात हम लोग जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह गंगा नदी जो है यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यह आप याद कर लीजिएगा कि यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यह 4 राज्यों में बहती है। भारत के इन 4 राज्यों में जो है गंगा नदी बहती है और इन चारों राज्यों में बहने के बाद जो है यह गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो गंगा नदी है यह उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पार करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है और इसके बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। यह भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम यह देख लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी दूरी तय करती है गंगा नदी। तो उत्तराखंड में जो यह 310 किलोमीटर मार्ग तय करती है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर का मार्ग तय करती है और इसके बाद बिहार में 455 किलोमीटर
का मार्ग तय करती है तथा लास्ट में पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो इस प्रकार से जो है गंगा नदी बहते हुए जो है यह बांग्लादेश पहुंच जाती है और इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1140 किलोमीटर, बिहार 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर की मार्ग तय करती है गंगा नदी। तो यह जो है गंगा और यमुना के बारे में हमने जाना भी, और गंगा की जो भी सहायक नदी है तथा यमुना की जो सहायक नदी है तथा यह किस किस राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से शहर आसपास बसे हुए हैं उनके बारे में हमने जाना, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कहीं भी आपको समझने में समस्या हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर लगे कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट भी गया है तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से जो हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका नोट्स बना सकें और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसका नोट्स अवश्य बनाइएगा तथा वीडियो को 2-3 बार प्ले करके अवश्य देख लीजिएगा ताकि और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, और नोट्स को भी 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है बेहतरीन समझ आ जाएगी और इस चैप्टर से कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आएंगे तो वो आपसे नहीं छूटेंगे। दोस्तों साथ ही साथ जो है इस चैप्टर से संबंधित सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो भी आपके पास बुक होंगे उनसे जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल निकलेंगे आप उन ऑब्जेक्टिव सवाल को अवश्य बनाइएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो सकेगा और आप बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को दबा दे जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।